हे स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एमकॉम सेकेंड ईयर का स्टडी मटेरियल शेयर करने जा रही हूँ। स्टडी मटेरियल मैं यूनिट वाइज शेयर कर रही हूँ ताकि हर सब्जेक्ट की यूनिट आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो सके। अगर आप इन वीडियोस को देख के जाते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी एक्स्ट्रा हेल्प बुक की नीड होगी प्रिपरेशन करने के लिए। मैंने जो ये टॉपिक रखे हैं ये सारे स्टडी मटेरियल से ही है। जो आपका स्टडी मटेरियल आपको इग्नू में मिला है उसी से रिलेटेड ये आपके टॉपिक्स हैं। इसके अलावा मैंने कोशिश की है कि जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी मैं इजी रखूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो मैं और आगे ट्राई करूँगी कि आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो जो हमारे सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर MCO 1, उसकी यूनिट 1 शेयर कर रही हूँ मैं आज आपसे। इसका सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो इस टॉपिक में मैंने यही डिस्कस किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होती है। ग्रुप ऑफ पीपल होती है, लोग एक साथ काम करते हैं ताकि वो अपने जो गोल्स है, कॉमन गोल्स हैं, उनको अचीव कर सकें। और हम ये भी जानते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल एंटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर रहते हैं और ह्यूमन बिहेवियर की रिलेशनशिप्स होती हैं। यहाँ पर ह्यूमन रिलेशनशिप चलती हैं। यहाँ हम अथॉरिटी की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो था इसमें बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग वे में बताया है कि मैनेजमेंट क्या होता है। जो आपके क्लासिकल व्यूअर्स थे उन्होंने बताया कि जो मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मतलब काम दूसरों से करवाना। बट जैसे जैसे आपका कंसेप्ट चेंज होता रहा, ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा मीनिंग था धीरे धीरे चेंज होता रहा, उसके साथ साथ मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी चेंज होती गई। इसलिए हमने जो मैनेजमेंट है उसको टू कंसेप्ट में पढ़ा है। एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है जो ये कहता है कि मैनेजमेंट के थ्रू हम दूसरों से काम करवा सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकते हैं। बट मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि जो आपकी मैनेजमेंट होती है उसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होती है ताकि जो गोल्स अचीव करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो हो सकें। तो जो आपका ट्रेडिशनल कंसेप्ट है वो आजकल इतना नहीं माना जाता, क्योंकि आप आजकल ये नहीं माना जाता कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो आपके सिर्फ एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक एसेट की तरह हम उनको बिहेव करते हैं। इसीलिए मॉडर्न कंसेप्ट को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं आज के टाइम पे। आज के टाइम पे हम कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इन चीज़ों को लेके चलते हैं कि जो मैनेजर करता है उसी को देख के एम्प्लॉयज़ आगे करते हैं और उनका मोराल जो है बूस्ट होता है। एक मैंने डेफिनेशन भी डाल दी है FW टेलर की ताकि आपको क्लियर हो सके। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। ये हम 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हेनरी फेयोल ने दिए हैं। उन्होंने बताया है अलग अलग प्रिंसिपल्स के बारे में और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क है जो ये कहता है कि काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि लोग अपना काम करते हुए, सेम काम करते हुए उनके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाए। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हमें जो अथॉरिटी मिल रही है और जो हमें उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है वो बराबर होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसका मिसयूज़ करेंगे अथॉरिटी का। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तो मीनिंगलेस है। जब मेरे को किसी काम करने की अथॉरिटी ही नहीं है तो मैं वो काम पूरा कैसे करूँगा। तो क्या होना चाहिए, बैलेंस। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, वो ये कहता है कि हमें रूल्स रेगुलेशन मानने चाहिए। किसके, ऑर्गेनाइजेशन के। चाहे वो मैनेजर है चाहे वो एम्प्लॉयज़ है, अगर कुछ रूल है जैसे बोला है कि टाइम पर आना है तो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई उस रूल को मान रहा है कोई नहीं मान रहा है। देन यूनिटी ऑफ कमांड है। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक बारी में हमें एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलने चाहिए। अलग अलग पर्सन से अगर ऑर्डर मिले, सबऑर्डिनेट्स को दो सुपीरियर से ऑर्डर मिले तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि मैं किसको प्रेफरेंस दूँ। तो एक टाइम में एक का ऑर्डर मिले। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें क्या कहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें ये कहता है कि वन प्लान वन हैंड, मीन्स कि अगर मान के चल रहे हैं कि एक कोई टीम है जिसको कोई गोल अचीव करना है, कोई प्लान बनाया उन्हें, तो उसी की तरह लगना चाहिए। ऐसा नहीं है टीम में 5 लोग हैं तो 5 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं, वो सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए अगर हमारा सेम ऑब्जेक्टिव है तो।
प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये कहता है कि हर पर्सन का अपना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है कि मुझे ग्रोथ करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, बट ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को देंगे। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के साथ साथ हम किसको इम्पोर्टेंस दें, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी दें, और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट इस तरह से घुमाएं, इस तरह से करें ताकि वो किसका अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन वर्ड है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ मतलब हर पर्सन को उसके काम के अकॉर्डिंग फेयर रेम्यूनरेशन सैलरी देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल है तो ज़्यादा सैलरी दे, फीमेल है तो कम दे क्योंकि भाई वो फीमेल है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा होना चाहिए कि भाई एक को तो आप अच्छा बिहेव करो और एक के साथ आप ऐसा करो कि नहीं इसको तो हम कम सैलरी देंगे। अगर कोई इंसान सेम टास्क कर रहा है तो उसको क्या मिलनी चाहिए, सेम सैलरी मिलनी चाहिए, और वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसा नहीं है कि 25,000 ही 25,000 ही अगर हम सैलरी पे कर सकते हैं और वो सामने वाला हमसे 50 मांगे, नहीं भाई फेयर रेम्यूनरेशन चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो पहले तो पता होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर इन फ्यू हैंड्स और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो जो आपका की टास्क हैं, इंपॉर्टेंट टास्क हैं, वो आपके सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, और जो रूटीन एक्टिविटीज़ है वो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन में होनी चाहिए, ताकि बार बार टॉप मैनेजमेंट को परेशान ना किया जाए कि ये काम कर लें, ये काम कर लें, तो डिसेंट्रलाइजेशन हो चाहिए। और सेंट्रलाइजेशन कब होना चाहिए, जब आप कोई की आपकी टर्म्स है या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई की ऑब्जेक्टिव है आपका, उसमें आपका सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर्जन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर्जन कहता है कि हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन मानने चाहिए, कब, जब हम आपस में बात करते हैं, मीन्स फॉर्मल रेगुलेशन होना चाहिए, फॉर्मल एक चेन होनी चाहिए कि अगर मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी है, टॉप मैनेजमेंट पे लोअर लेवल को, तो ऐसा नहीं डायरेक्ट वर्कर ने डायरेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव से बात कर ली, नो, पहले वो किससे बात करेगा, अपने सुपीरियर से करेगा, सुपरवाइज़र से करेगा, सुपरवाइज़र आगे जनरल जनरल मैनेजर, दैन टॉप लेवल पे बात जानी चाहिए, डायरेक्ट नहीं कर सकते। बट आपके जो हेनरी फ्योल उन्होंने बोला कभी कभी इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हमने गैंग प्लैंक की भी एक चलाई है इसके अंदर, आप ये कह सकते हैं कि गैंग प्लान चलाया है टर्म्स, जिसमें क्या है कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी काम है तो डायरेक्ट लोअर लेवल टॉप लेवल से भी बात कर सकता है। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है, देखिए यहाँ ऑर्डर किसी को कमांड देने से मतलब नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये कहता है कि हर चीज़ का प्लेस होता है, चाहे वो आपके ह्यूमन बींग्स है चाहे वो मटेरियल है। तो दो लोगों की बात होती है इधर, दो चीज़ों की बात होती है, एक तो ऑर्डर कौन सा, ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑर्डर फॉर आपका मटेरियल। तो बता रहा है कि हर चीज़ का अपना एक प्लेस होता है और हर चीज़ अपनी प्लेस पे ही होनी चाहिए, चाहे वो थिंग्स है चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, ताकि काम सही हो सके। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि हमें रीज़न, कास्ट, जेंडर, इन सब के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड नहीं करना है, हमें हर किसी को इक्वली बिहेव करना है, सैलरी इक्वल दें, आप उनकी रिस्पेक्ट इक्वली करें, उनसे ट्रीट एक जैसा करें, रंग का कोई भेदभाव ना हो, तो उसके बारे में। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सोनल, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके एक एसेट की तरह है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप एक को रख रहे हैं फिर दो को निकाल रहे हैं, फिर दो को रख रहे हैं तीन को निकाल रहे हैं, या तीन को रख रहे हैं दो को, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टेबल रहेंगे तभी तो आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे ना किसी चीज़ पे। अगर आप कॉन्टीन्यूसली लगे, ऐसा नहीं 2 महीने के आपको कोई और काम दे दिया, 3 महीने के कोई और काम दे दिया, फिर निकाल दिया, तो फिर ऐसे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो वो यही कह रहा है कि प्रॉपर प्रोसेस से आप ट्रेनिंग दें, प्रॉपर प्रोसेस से आप रिक्रूटमेंट करें, ताकि आपको बार बार निकालने की प्रॉब्लम ना हो। देन है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, वो ये कहता है, इनिशिएटिव मतलब एक्शन लेना, इमीडिएट एक्शन लेना, मतलब खुद से करना, कि हर चीज़ जो होती है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम मुझसे पूछ कर मुझसे पूछ कर नहीं, उनको इंडिपेंडेंस देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, कि वो कुछ डिसीज़न खुद ले सकें, ताकि उनकी परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी आ सके।
देन है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द क्रॉप्स, बहुत ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको आपस में क्या करके रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करके, कोऑपरेशन करके रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को भी ये चाहिए कि वो एफर्ट्स करें ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सकें, और ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए कि वो किसका ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन मिले, फैसिलिटीज़ वगैरह मिले। आई वर्ड नहीं होना चाहिए, वी वर्ड होना चाहिए, ठीक है। वी पे ज़्यादा जोर डालना चाहिए आई के उसमें। आपको आई को नहीं इतना प्रेफर करना है, किसको प्रेफर करना है, वी, हम लोग, मैं नहीं होना चाहिए। मैं साथ साथ इसको थोड़ा सा स्टॉप भी करके चल रही हूँ ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, कंक्लूज़न यही निकलता है कि प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा जगह है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 तरह के लेवल होते हैं, आपने पढ़ा हुआ भी है। ये सारा मैंने 12th की बुक से ही लिया है आपकी, ताकि लैंग्वेज बहुत ईजी रहे और आपको ईजिली समझ में आए। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो क्या करता है, पॉलिसीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स लेता है। मिडल लेवल मैनेजमेंट जो कि लिंक होता है किस किस के बीच में, लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में, मदद करता है, डिसीजंस लेने में भी मदद करता है। देन आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट जिस पे एक्चुअली वर्क होता है, ठीक है। तो 3 तरह के लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। और साथ साथ में मैंने इनके थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव्स भी आपको बताए हैं, फंक्शंस भी आपको बताए हैं, ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि कहीं फंक्शन आ गया तो क्या लिखेंगे, मीनिंग आ गया तो क्या लिखेंगे, ठीक है। ये आपका मिडिल लेवल चल रहा है। मिडल लेवल एक लिंक की तरह काम करता है टॉप लेवल और लोअर लेवल में, जो वो पॉलिसीज़ बताते हैं टॉप लेवल वो इम्प्लीमेंट करता है और लोअर लेवल से उनको करवाता है। देन ये आ गया आपका लोअर लेवल, जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, ऑपरेटिंग लेवल भी कहते हैं, क्योंकि असली में टास्क काम यही होते हैं। देन आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजर। मैनेजर का काम क्या है, देखिए मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ताकि वर्किंग हो सके किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। तो हम ये सोचते हैं कि जो एक मैनेजर है वो, उसकी कैपेबिलिटी इतनी हो कि वो अच्छे से काम कर सके, स्किल्ड हो, ठीक है, ताकि वो दोनों चीज़ों को संभाल सके, मैन को भी और मशीन को भी। तो सबसे पहले वो फंक्शंस में क्या करता है, प्लानिंग करता है, ठीक है। प्लानिंग का मतलब आप समझते हैं गोल्स वगैरह सेट करना। देन ऑर्गेनाइजिंग करता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वर्ड ठीक कर लीजिएगा, ये है ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू। देखिए मैं क्योंकि वॉइस टाइपिंग करती हूँ और इस करके ना थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ आएगा ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू। एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं, अरेंज करते हैं भाई कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा आपको पर्सन सूटेबल रहेगा, कि भाई मैनेजर की पोस्ट के लिए कौन सा चाहिए, सुपरवाइज़र के लिए कितने क्वालिफिकेशन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर्मल इनफॉर्मल, वो इसमें बात करते हैं। स्टाफिंग में आप रिक्रूट करते हैं पर्सनस को अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, स्किल्ड, ये सारी चीज़ों में, ठीक है। प्रमोशन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, किसका, ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। तो HRM के बारे में भी बात इसी में होती है। डायरेक्टिंग में आप डायरेक्ट करते हैं कि जो आपने एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए हैं, ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं कि उनको कैसे काम करना है ताकि गोल्स अचीव हो सके। कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे लोगों को कंट्रोल करने की बात नहीं हो रही बेटा, ध्यान रखना, यहाँ कंट्रोल करने की बात हो रही है अगर कोई डिविएशन आता है। मान के चलिए आपने कोई गोल सेट किए हैं प्लानिंग में, अगर वो आप डायरेक्टिंग वगैरह करते हैं, लास्ट में देखते हैं आपकी वो गोल अचीव ही नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, कोई डिविएशन आया, किस वजह से आया, पहले उसका रीज़न जानते हैं, फिर उस डिविएशन को हटाने की कोशिश करते हैं ताकि इन फ्यूचर दोबारा वो रिपीट ना हो, ठीक है। देन आ जाता है कंट्रोलिंग के बाद है आपका, कंट्रोलिंग के बाद है बेटा यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन। सॉरी, कंट्रोलिंग ही चल रहा है ये आपका, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे आपके आएगा कोऑर्डिनेशन। देखिए आप लाइन पढ़ लीजिएगा कि कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, हम सिंक्रोनाइज करते हैं, देखते हैं कि काम कैसे किस तरीके से कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लिंक, हार्मनी होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। देन कंट्रोलिंग में मैंने आपको बता दिया, कोई एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, और अगर कोई डिविएशन आता है तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं।
तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, ये आपके मेन फंक्शन है किसके, मैनेजर के। अब रोल ऑफ मैनेजर की बात कर लेते हैं। देखिए जो मैनेजर का रोल है वो 3 जगह में हमने डिवाइड किया है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रोल, इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग रोल और डिसीजन मेकिंग रोल। तो उसके बारे में बता रखा है मैंने। इंटरपर्सनल में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक लीडर होता है, लिंक की तरह काम करता है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग रोल में वो क्या करता है, कलेक्शन करता है इन्फॉर्मेशन का, डिसमिनेशन करता है, बांटता है, बताता है सबको इन्फॉर्मेशन। चीफ स्पोक्समैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेन वही काम करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बाकी लोगों से, बाहर के वर्ल्ड से जोड़ के रखता है। डिसीजन मेकिंग में एक एंटरप्रेन्योर की तरह डिसीजन लेता है, ठीक है, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं क्या करता है। रिसोर्स अलोकेटर होता है कि कहाँ से फाइनेंस का पैसा आ सकता है, कहाँ से मैं कर सकता हूँ। एक नेगोशिएटर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, कोई काम वगैरह कर रहा है, कुछ कर रहा है, किसी के साथ डील वगैरह कर रहा है, तो ये सारा काम कौन करता है, आपका मैनेजर करता है, ठीक है। अब बात आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो बता रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, एक प्रोसेस है किसका, मैनेजमेंट का, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमें कौन सा काम करना है, क्या हमारे गोल्स हैं, उनको गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल की बात करते हैं, हम देखते हैं उन इंडिविजुअल को डिसीजन लेने की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर होगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, कौन सा स्ट्रक्चर होगा उसकी बात करते हैं। देखिए 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, फंक्शनल, डिविजनल और अडेप्टिव। आ गया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं, मेनली 2 टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है आपकी, जो आपने अभी तक पढ़ी है 12th में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है और प्रिंसिपल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी होती है कि उनका मेन काम क्या है। देखिए अगर पेपर में पूछा जाता है तो मोस्टली 2 ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें। इनफॉर्मल कौन सी होती है, जिसमें आप सोशली किसी से लिंक होते हैं, आप स्टेटस नहीं देखते हैं, आप ये नहीं देखते हैं कौन किस पोजीशन पे है, बट पर्सनल रिलेशनशिप इसमें बात करते हैं, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, देखिए प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो साइज़ में थोड़ी सी स्मॉल होती है, ठीक है, पर्सनल, डायरेक्ट, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों पे चलती है, वो सोशल सिस्टम पे चलती है। सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी, जो साइज में भी बड़ी होगी, जो मेन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके चलेगी, उसमें एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होगा, ये बॉस है, ये आपका एम्प्लॉय है, इससे करना है, वो वाली। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिनका मेन काम क्या है उसके बेस पे होती है, जैसे स्कूल का क्या काम है, एजुकेशन देना, चैरिटी का क्या काम है, पार्क का क्या काम है, जू का क्या काम है, ये सारी आपके किसमें आती हैं, प्रिंसिपल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की फीचर्स क्या है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हम जानते हैं एक बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हर जगह आजकल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ही चलती है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, ठीक है, जिसमें नए नए आइडियाज़ निकल के आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ निकल के आते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन थी आजकल उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी किसकी वैल्यू है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ है, जो साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ गया है, कंपटीशन भी बढ़ गया है, कोलैबोरेट हो रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आपस में जुड़ रही हैं, पॉलिसीज़ एंड नॉर्म्स ऑफ फंक्शनिंग वो तरीके बदल गए हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट जो आपकी अनस्किल्ड है वो कम हो गया, आजकल हमें स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी की बात की गई है, मेन फोकस किस पे किया गया है, कस्टमर पे फोकस किया गया है, क्वालिटी की बात की गई है, बिजनेस एथिक्स की बात की गई है, टीम वर्क की बात की गई है, एम्प्लॉय का मोरल्स बढ़ाना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, डाइवर्सिफिकेशन। तो देखिए बेटा ये सारे तो टॉपिक थे जो यूनिट 1 में थे, मैंने 1 बाय 1 करके आपको क्लियर भी किया है, और टॉपिक के आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में पूछते हैं और उसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। फर्स्ट है आपका, वाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, कुछ स्टार्टिंग में दे रखा है। हाउ आर डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटेड फॉर अचीविंग आवर कॉमन गोल्स। देखिए जब यह बात आ जाती है ना कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है, तो स्टार्टिंग में जब हमने बात की है इधर ऑब्जेक्टिव्स की, तो आपको ये पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, मीन्स दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो आप इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, कि ये क्यों है। फिर उसके बाद
जो अभी हमने पढ़े थे ना ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें इसके लिए चाहिए लास्ट में को टीम वर्क वगैरह, मॉडर्नाइजेशन की बात की है, वो वाले पॉइंट आप डाल सकते हैं। आपको आना चाहिए तरीका कि मुझे कहाँ से आंसर अटेम्प्ट करने हैं। देखिए आपके यूनिट्स में जो अभी तक यूनिट है उसमें टॉपिक में ऐसी बात नहीं थी कि भाई क्यों पढ़नी चाहिए पढ़, लेकिन अब आपको पता चल रहा है स्टडी क्यों करनी है, इसलिए करनी है ताकि हम टीम वर्क की बात करें, हम डेवलपमेंट की बात करें, हम किसकी बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिलेशन की बात करें, सारी चीज़ें आती है। तो जैसे जैसे आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे आपके माइंड में खुद आंसर तैयार हो जाएंगे कि इसमें क्या लिखना है। डू द टर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट गो टुगेदर, एक साथ चलते हैं, बिल्कुल एक साथ चलते हैं। डिस्क्राइब पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या पर्पस होता है, वो आपका पर्पस में जो लिखा हुआ है ना, टॉप मैनेजमेंट, लोअर लेवल में, इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं, फिर लास्ट में मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं इनके बारे में लिखा है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं से आंसर निकलेगा। क्वालिटी कंट्रोल की बात कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट्स की बात कर लेंगे, तो आपको आंसर थोड़े घुमा फिरा के आएंगे बट आंसर वही आएंगे आपके, ठीक है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें क्या डालो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू एग्री विद ऑल द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यस, इसका आंसर यस आएगा। क्यों? क्योंकि 14 प्रिंसिपल क्या है, अब देखिए पहले आप 14 प्रिंसिपल के बारे में भी बताएंगे, फिर बताएंगे इनमें किसके बारे में होता है। तो मेनली इनका जो फोकस है इस क्वेश्चन को पूछने का, आपसे जानना है कि 14 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, फिर आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी में क्या होता है, सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट में क्या होता है, ये सारी चीज़ें। Then what kind of changes are taking place in the economic environment impact change on organization। क्या क्या चेंज आया है, तो डाइवर्सिफिकेशन आया है, आपका ये आ जाएगा बिजनेस एथिक्स की बात, क्वालिटी कंट्रोल की बात, कस्टमर सेटिस्फेक्शन फोकस, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ये बातें आ जाएंगी। आपको देखना है कि मुझे कहाँ से कौन सा पॉइंट उठाना है। देन है डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की फीचर की मैंने आपको बताया, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में किसकी बात की गई है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में बात की गई, ह्यूमन रिलेशन की बात की गई है, और बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई। देखिए बेटा, क्योंकि आप बड़े हैं, मैंने आपको शॉर्ट में आपको जो आंसर दिए हैं उसमें से आपको बढ़ा के अपने आप लिखना है। जैसे लिखना है बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसको बढ़ा सकें कि ग्लोबलाइजेशन है, ये सब चीज़ें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये मैंने आपको बता दिया, जो उनके फंक्शंस है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। फंक्शन एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे, और आपको ऐसा फील हो कि हाँ हमें कुछ आता है। इस वीडियो को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप कोशिश करें कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पढ़ने में बहुत ईजी हो।